नमस्ते दोस्तों। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के सितंबर 2020 के अंक का, जिसमें अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऋण तथा तेल आपूर्ति पर रोक लगाई। खाड़ी देश सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऋण तेल आपूर्ति को समाप्त करने की घोषणा अगस्त 2020 में की है। तो अपन को देखना है, एक तो सऊदी अरब और दूसरा पाकिस्तान ने। सऊदी अरब पाकिस्तान को सहायता दे रहा है और जो ऋण और तेल आपूर्ति कर रहा था उस पर रोक लगा दी है। दयनीय वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान के विरुद्ध सऊदी अरब ने यह कदम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के कश्मीर मुद्दे पर भारत के विरुद्ध कठोर रुख नहीं अपनाने के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC को कठोर चेतावनी देने के बाद लिया है। तो देखिए किसके, महमूद कुरैशी। ये कौन है? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। और मुद्दा क्या है? कश्मीर मुद्दा है, जिसमें भारत के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया। इसलिए अरब देशों का एक संगठन है इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने एक चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर भारत के विरुद्ध कठोर रुख नहीं अपनाया तो हम जो पाकिस्तान को सहायता दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के अनुसार सऊदी अरब ने इस निर्णय के बाद दोनों देशों के मध्य दशकों पुरानी मित्रता का संबंध भी समाप्त हो गया। पाकिस्तान को अब $1 अरब का भुगतान भी करना पड़ेगा। यह राशि नवंबर 2018 में सऊदी अरब के $6.2 अरब के पैकेज का हिस्सा था, जो पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक संकट के समय दिया गया था। इस पैकेज में कुल $3 अरब ऋण और एक तेल ऋण सुविधा थी, जिसमें $3.2 अरब की राशि सम्मिलित थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ये आपको नाम याद रखना है। सऊदी अरब के क्राउन का नाम क्या है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, की फरवरी 2019 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वो अब उन्होंने कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट, इजराइल तथा UAE के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौता। पश्चिमी एशिया के दो शक्तिशाली राष्ट्र, ध्रुव विरोधी राष्ट्र, शक्तिशाली भी है और आपस में विरोधी, कौन कौन? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहा जाता है, दशकों पुरानी शत्रुता को पीछे छोड़ते हुए 13 अगस्त 2020 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? दो शक्तिशाली और विरोधी राष्ट्र थे, उनके नाम याद रखना है आपको, इजराइल और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने समझौता कब किया? 13 अगस्त 2020 को। ये दोनों ही पश्चिमी एशिया के राष्ट्र है, दोनों विरोधी है, दोनों अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी दोनों ही दोस्त बन गए। कब बने हैं? 13 अगस्त 2020 को। इस समझौते के साथ ही UAE पहला खाड़ी देश बन गया जिसने इजराइल के साथ समझौता किया। इससे पहले खाड़ी से अलग दो देशों, मिस्र और जॉर्डन, ने इजराइल के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित किए थे। इजराइल के साथ मिस्र ने वर्ष 1979 में, जॉर्डन ने 1994 में समझौता किया था। इस प्रकार UAE तीसरा अरब देश बन गया जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। तो पश्चिमी एशियाई देश और ये खाड़ी देश, तो खाड़ी देश के 3 देश हैं जिन्होंने समझौता किया इजराइल के साथ। तो पहला देश तो है मिस्र, दूसरा जॉर्डन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? UAE, क्योंकि इसने हाल ही में समझौता किया है। कब किया है? 13 अगस्त 2020 को। इजराइल व UAE के मध्य कई वर्षों से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, किंतु अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन दो विरोधी राष्ट्रों के मध्य उक्त शांति समझौता साकार रूप ले सका। यानी इसमें सहयोग किसने किया है? अमेरिका ने, दोनों देशों के बीच शांति के लिए। इस समझौते के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक क्षेत्र में बस्ती बसाने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। इस समझौते के बाद अमेरिका, UAE व इजराइल द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि आगामी कुछ समय में इजराइल व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य कई द्विपक्षीय समझौते किए जाएंगे, जिनमें निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा और दूरसंचार जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते के दूरगामी परिणाम होंगे तथा आने वाले समय में फिलिस्तीन मुद्दे से लेकर ईरान तक मध्य पूर्व की राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य: यूएई 7 एमिरेट्स अथवा शेख राज्यों वाला देश है, यानी इसमें 7 शेख राज्य है जो अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व और फारस की खाड़ी के दक्षिण में स्थित। यूएई में शामिल 7 शेख यानी अमीर राज्य है, यानी शेख का मतलब अमीर है। इसमें 7 कौन कौन है? 1 नंबर अबू धाबी, 2 नंबर शारजाह, 3 दुबई, 4 नंबर में है उल कुवैन, 5 नंबर अजमान, 6 नंबर फुजैरह और 7 नंबर रस अल खैमा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। 7 में से जो एक है अबू धाबी, वो यूएई की राजधानी है। नेक्स्ट, कोविड-19 के मुकाबले हेतु भारत की एंटीगुआ व बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता मिली है। तो भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ तथा बारबुडा को $1 मिलियन की राशि 12 अगस्त 2020 को प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग यहाँ की स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं व बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा। भारत सरकार ने इसी प्रकार की सहायता राशि अर्थात $1 मिलियन की सहायता राशि कैरिबियाई समुदाय के प्रत्येक देश को देने की पेशकश की है। एंटीगुआ और बारबुडा की सरकार द्वारा सहायता और सहयोग के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्षमता को मजबूत करना और एंटीगुआ एवं बारबुडा में कोविड-19 सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास पर नकारात्मक प्रभावों को कम करना नाम दिया गया है, जिसे भारत यूएनडीपी निधि के तहत संधारित किया गया। मालदीव की संपर्क परियोजना के लिए भारत द्वारा $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा मालदीव को $250 मिलियन की बजट सहायता, वहां की एक प्रमुख संपर्क परियोजना के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। तो देखिए भारत कितने मिलियन डॉलर की सहायता दे रहा है? 250। किसको दे रहा है? मालदीव को। किस लिए दे रहा है? संपर्क परियोजना के लिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के मध्य आभासी वार्ता के पश्चात 13 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत ग्रेटर माले संपर्क परियोजना का नाम क्या है? ग्रेटर माले संपर्क परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त पोषण करेगा, जो $400 मिलियन की ऋण सुविधा तथा $100 मिलियन अनुदान के रूप में होंगे। यानी 400 तो वापस करने होंगे और 100 है वो अनुदान, यानी इनकी वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएमसीपी मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जिसके माध्यम से मालदीव की राजधानी माले, इंपॉर्टेंट है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले को इसके 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुल्लीफाहू तथा थिलाफुंसी से जोड़ा जाएगा। जीएमसीपी एक 6.7 किलोमीटर लंबी पुल परियोजना है, जिससे माले को यहाँ के 2 औद्योगिक क्षेत्रों गुल्लीफाहू तथा थिलाफुंसी से जोड़ा जाएगा। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस अवसर पर भारत मालदीव के मध्य शीघ्र ही कार्गो फेरी सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की है। ब्रिटेन ने भारत में नवोन्मेषी चुनौती कोष की शुरुआत की है। ब्रिटिश सरकार ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भारत में नवोन्मेषी चुनौती कोष की शुरुआत की है। ब्रिटिश सरकार ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा और उद्योग के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु £3 मिलियन के नवोन्मेषी चुनौती कोष को 17 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है। इस कोष के तहत £2.5 लाख की न्यूनतम 12 अनुदान दिए जाने का अनुमान है। यह नवोन्मेषी कोष महाराष्ट्र में भावी मोबिलिटी क्लस्टर और कर्नाटक में एआई डाटा क्लस्टर के संबंध में टेक इनोवेटर्स
को आमंत्रित करता है ताकि कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सके अथवा हरित ग्रह की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सके। उक्त पहल भारतीय व ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों की यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को एक साथ लाने, उच्च कुशल नौकरियों और आर्थिक विकास के साथ साथ विश्व की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता का निर्णय करती है। नेक्स्ट है शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर 4 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक गिरावट के कारण अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों के विद्यालय में नहीं लौट पाने का खतरा बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण इतिहास में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे सभी देशों और महाद्वीपों में लगभग 1.6 बिलियन छात्र प्रभावित हुए हैं और 23.8 मिलियन अतिरिक्त बच्चे और युवा महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण अगले वर्ष विद्यालय नहीं जा सकेंगे। इस महामारी के दुष्प्रभावों को इंगित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने लिखा है कि निम्न आय वर्ग वाले देशों की कमजोर और संवेदनशील आबादी इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान निम्न आय वर्ग वाले देशों में प्राथमिक स्तर पर लगभग 86% बच्चे विद्यालय से बाहर हो गए, जबकि उच्च आय वर्ग वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 20% का ही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से विश्व के लगभग 94% छात्र प्रभावित हुए हैं। इसमें निम्न तथा निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में यह संख्या 99% है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण शैक्षिक वित्त पोषण का अंतर 1/3 तक बढ़ गया है। इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव लड़कियों और महिलाओं पर देखने को मिल सकता है। विद्यालय बंद होने से वे बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगी। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली में वर्तमान असमानता को और अधिक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2020 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि विश्व के अधिकांश निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले राष्ट्रों में शिक्षा बजट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत विकास का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक राशि के बीच लगभग $148 बिलियन का अंतर है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वित्त पोषण अंतरालों में 2/3 तक वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट, भारत द्वारा मालदीव सरकार को 18 मिलियन डॉलर का ऋण। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी यानी MIFCO मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को $1.80 लाख यानी $18 मिलियन का ऋण अगस्त 2020 में प्रदान किया। यह ऋण भारत सरकार द्वारा $80 ऋण की पेशकश का एक हिस्सा है तथा इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, जिसमें 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। भारत द्वारा प्रदत्त ऋण राशि का उपयोग मालदीव में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधा को सुधारने, टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे को तैयार करने के लिए संयंत्रों की स्थापना के लिए यह ऋण दिया जाएगा। UAE परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित बराक संयंत्र में 1 अगस्त 2020 को परमाणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू होने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश बन गया है। कौन सा देश बना है? UAE। ठीक है, और वो संयंत्र कहाँ है? अबू धाबी के अल दाफरा स्थित संयंत्र का नाम है बराक संयंत्र। दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी से युक्त इस संयंत्र से UAE की 25% बिजली जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। इस संयंत्र में कुल 5600 मेगावाट क्षमता वाली 4 इकाइयाँ शामिल होगी। यह परमाणु संयंत्र वार्षिक आधार 21 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा, जो सड़क से सालाना 3.2 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है। विशेष UAE अरब दुनिया का पहला देश और वैश्विक स्तर पर 33वां देश है जिसने सुरक्षित, स्वस्थ और विश्वसनीय बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है। UAE ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का खुलासा वर्ष 2008 में किया था। बराक पावर प्लांट का निर्माण कोरियाई
इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा तैयार किया जाएगा। अमेरिका में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित। अमेरिकी कांग्रेस की एक प्रमुख समिति ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों का प्रसार करने के लिए नागरिक अधिकारों के पैरोकार जॉन लेविस द्वारा लिखा एक विधेयक 29 जुलाई 2020 को पारित कर दिया है। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा अनुमोदित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को सदन की विदेशी मामलों की समिति द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासतों का अध्ययन करने हेतु अमेरिका तथा भारत के बीच आदान प्रदान की पहल करने का प्रावधान है। इस विधेयक से अमेरिका के विदेश विभाग को भारत सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के शोधार्थियों के लिए वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह शैक्षिक मंच मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों पर केंद्रित होगा। विशेष इससे संबंधित अमेरिका में पारित उक्त विधेयक को लिखने वाले नागरिक अधिकारों के पैरोकार जॉन लेविस ने डॉक्टर किंग की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का वर्ष 2009 में नेतृत्व किया था। लेविस का 17 जुलाई 2020 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। नेक्स्ट, ISA स्थापना की रूपरेखा समझौते में संशोधन लागू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA की स्थापना की रूपरेखा समझौते में संशोधन के लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के ISA में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। विदेश मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार ISA के सदस्य देशों के से जरूरी संख्या में अनुमोदन मंजूरी स्वीकार्यता हासिल करने के बाद संबंधित संशोधन 15 जुलाई 2020 से प्रभाव में आ गया। ISA रूपरेखा समझौते में उक्त संशोधन लागू होने से अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को कटिबंधों के पार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की अनुमति होगी। इससे संबंधित विशेष तथ्य क्या है? कटिबंधों के पार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित ISA की पहली महासभा ने रूपरेखा समझौते में संशोधन को अंगीकार किया था ताकि सदस्यता के दायरे को बढ़ाया जाए और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को इसमें शामिल हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने नवंबर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ISA की शुरुआत किसने की है? तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने की है। कब? नवंबर 2015 में COP21 की मीटिंग के दौरान। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार के जरिए पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में योगदान करना था। 30 जुलाई 2020 तक 87 देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए और 67 देशों ने अनुमोदन पत्र सौंपा है। ISA का मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम में होगा। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इससे संबंधित इजराइल ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से किए जाने वाले हमलों से रक्षा के लिए उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण 12 अगस्त 2020 को किया। वस्तुतः इजराइल द्वारा एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर किया गया। एरो 2 बहुस्तरीय प्रणाली का हिस्सा है जिससे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागी जाने वाली छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट से रक्षा के लिए विकसित किया है। इसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 प्रणाली शामिल है जो वायुमंडल के बाहर से आने वाले खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। विशेष, इजराइल और अमेरिका ने पिछले साल संयुक्त रूप से एरो 3 का परीक्षण अलास्का में किया था। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने मिलकर विकसित किया है और जनवरी 2017 से यह परिचालन है। एरो 2 इससे भी अधिक समय से इस्तेमाल की जा रही और हाल के वर्षों में सीरिया की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए इसकी तैनाती की गई। अब इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट में है क्या? F-16V अमेरिका और चीन के मध्य जारी तनाव के मध्य
ताइवान ने अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 66 अत्याधुनिक F-16V लड़ाकू विमान क्रय करने हेतु समझौता अगस्त 2020 में किया। यह सौदा 2026 के अंत तक पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चीन ने इस सौदे पर आपत्ति व्यक्त की क्योंकि यह ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। तो ये लड़ाकू विमान है F-16V, ये अमेरिका और ताइवान के मध्य समझौता हुआ है और चीन ने इसमें आपत्ति डाली है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने अपने असेंबलिंग फेज में 28 जुलाई 2020 को प्रवेश किया। ITER एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। दुनिया का यह सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा। ITER एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर जो ऊर्जा के बड़े पैमाने और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को साबित करने के लिए डिजाइन किया गया, जो हमारे सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करता है। इस परियोजना के सदस्य कौन है? ITER के यूरोपीय संघ है, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। विश्व के लगभग बड़े बड़े देश इस ITER के सदस्य हैं। मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन, यानी इसका आकार है वो 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र, 10 मंजिला इमारत है, 30 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया है। किसने किया? नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से किया। कहाँ किया? मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का। यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है तथा भारत सरकार ने मॉरिशस को जिन 5 परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में 353 मिलियन US$ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाली यह पहली परियोजना। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज फर्स्ट और नई ENT अस्पताल परियोजना का शुभारंभ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। इस मॉरिशस ने तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है। हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश मॉरिशस की सरकार ने हिंद महासागर में तट पर फंसे जापानी अस्तित्व वाले एक जहाज से तेल रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा 8 अगस्त 2020 को की। जापानी कंपनियों नागासाकी शिपिंग लिमिटेड और ओकियो मैरीटाइम कॉरपोरेशन का MK वाकाशियो नामक यह तेल टैंकर, जो लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था, 25 जुलाई 2020 से तट पर फंसा हुआ है। इसके निचले हिस्से में दरार आ गई, जिससे रिसाव हो रहा है। इसके कारण मॉरिशस के समुद्री पार्क में मैंग्रोव वनों और विलुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान ने जारी किया देश का नया राजनीतिक नक्शा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा 4 अगस्त 2020 को जारी किया। पाकिस्तान के इस मानचित्र में गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के अलावा पहली बार भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को भी अपने क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया। इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग का नया नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया। भारत विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के इन हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। भारत ने बेरूत विस्फोट पीड़ितों की सहायता हेतु माननीय सहायता भेजी। भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 लाख आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल दस्ताने भी शामिल। बेरूत लेबनान में 4 अगस्त 2020 को 2750 टन अमोनिया नाइट्रेट के भंडार में आग लगने के कारण हुए विस्फोट में 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10,000 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव रेल इंजनों को बांग्लादेश के लिए 27 जुलाई 2020 को रवाना किया, जिन्हें बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान और विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमेन द्वारा बांग्लादेश की सरकार की ओर से प्राप्त किया था। भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए 10 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव इंजनों को भारत के गेंदे रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया और बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर इन्हें रिसीव किया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच पार्सल और कंटेनर ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की गई। इससे द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जाग चुकी है।